Welcome dear student in this video, and today in this video we will discuss about the unit 3 for class 12th IEP. So the unit 3 is introduction to computer network, and in this video we will discuss the entire unit. These are the content of this unit, and these are exactly as per the latest CBSE syllabus. In this unit we will discuss what is computer network, what is different type of network devices, network topologies, introduction to internet, what is www, URL, these things, what is website, what is web browser. So we will discuss the entire content of this unit. This entire this entire presentation will be available in the description of this video. You can download from there, and also a question bank, means the important question related to this unit will also be there in the description of this video, so you can download from this unit. Weightage is of 10 marks. So you can see recently CBSE has reduced the content of class 12th IEP, and in this reduction, the weightage of this unit is increased by 3 marks. So initially it was 7, now it becomes the 10. So the weightage of this unit is increased. So let's start about this unit. So we will talk about this computer network. So first thing is, what is computer network? देखिए, जब भी नेटवर्क की बात हम करते हैं, नेटवर्क मतलब हमने कलेक्शन किया है। जैसे स्टूडेंट का नेटवर्क मतलब कई सारे स्टूडेंट आपस में कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर ही कनेक्ट है, मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस भी हो सकते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है, स्विच हो सकता है, जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेज हैं। तो अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन वी कैन से इट्स अ कंप्यूटर नेटवर्क. So what is computer network? If two or more computers are connected in a way so that they can share their resources like printer, CD and hard disk, then we can say it's a network. A computer network is a network of computer which share information and resources for each other. तो देखिए, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शेयरिंग दियर रिसोर्सेज. सो दिस इज अ की वर्ड, शेयरिंग दियर रिसोर्सेज, शेयरिंग दियर रिसोर्सेज. नाउ शेयरिंग दियर रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं और 10 कंप्यूटर पे आप मुझे एक प्रिंटर चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं 10 कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लेके आऊँगा. मैं क्या करूँगा, एक प्रिंटर लेके आऊँगा, 10 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करूँगा, उनका एक नेटवर्क बनाऊँगा और उस प्रिंटर को उन 10 कंप्यूटर के साथ शेयर कर दूँगा. सो क्या हुआ, एक प्रिंटर है हमारे पास, लेकिन उसको सारे कंप्यूटर यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज दिस? दिस इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का एक सिंपल डायग्राम भी बनाया हुआ है. जैसे मान लो ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, और इनको क्या किया है, स्विच के थ्रू हमने कनेक्ट किया. सो अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो कोई डिवाइस चाहिए, कनेक्टिंग डिवाइस हमको चाहिए. उनमें से स्विच एक कनेक्टिंग डिवाइस है, एक हब एक कनेक्टिंग डिवाइस आता है. हब स्विच के थ्रू हम कनेक्ट किए हुए. एक सर्वर यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, उससे प्रिंटर कनेक्ट हो रहा है, राउटर कनेक्ट हो रहा है, वो फिर इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है. मतलब सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही है, कम्युनिकेट कर रही है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो डिफरेंट टाइप के मीडियम से कनेक्ट हो सकते हैं. हो सकता है केबल के थ्रू कनेक्ट हो, टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट हो, रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्ट हो, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, या डिफरेंट वेज से कनेक्टिविटी बन सकती है अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो. देखिए, नेटवर्क बनाने के क्या बेनिफिट्स है. पहला जो बेनिफिट जो हमने बता दिया, रिसोर्स शेयरिंग. ठीक है. दूसरा क्या हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर आइसोलेटेड रहेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. अगर उनका नेटवर्क बना दिया तो आप इफेक्टिव और फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं. नेटवर्क बनाने से ऑब्वियसली आपका जो एक्सपेंस है वो भी लेस आएगा. जैसे मैंने बताया, अगर आप रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं तो आपको 10 प्रिंटर नहीं लाने पड़े, एक प्रिंटर लाना पड़ा और हमारा काम हो गया. रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली जो नेटवर्क बनाएंगे वो रिलायबल रहेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि आज बनाया और कल ख़राब हो गया, ऐसा नहीं, उसके ऊपर आप रिलायबल रह सकते हैं. सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा, जब आप मल्टीपल, जैसे मान लो 10 कंप्यूटर आपस में उनका आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, वो आपस में कनेक्ट हैं, तो आप एक कंप्यूटर पे उसकी सेंट्रल स्टोरेज कर सकते हैं और जो कि बाकी में फिर वो शेयर होगी. ठीक है. तो इन्फॉर्मेशन को, या जो आपका डेटाबेस है, उस डेटा को एक कंप्यूटर पे आप स्टोर करेंगे मेन, जिसको हम सर्वर बना सकते हैं, और बाकी कंप्यूटर्स पे उसकी शेयरिंग हो सकती है. तो सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा किया जा सकता है. So these are the benefits of computer network. Okay, so let's talk about the different computer network terminologies. What are the different terms which are used in computer network? So जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं बच्चों, जैसे एक कंप्यूटर मेरे पास है और मल्टीपल कंप्यूटर्स को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है किसी नेटवर्क के थ्रू. सो जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं या फिर जो हमारे
कंप्यूटर सिस्टम है या प्रिंटर है जो कि नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, दीज ऑल आर नोन एज नोड्स। इनको क्या करें, दिस इज सपोज नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6, so like this. So terms nodes refers to the computer that are attached to a network and seeking to their shared resources. तो नेटवर्क में जो भी डिवाइस कनेक्ट है, these all are nodes. There are two main terms which are used, one is called server, one is called client. तो देखिए हम जब कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं तो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कंप्यूटर ऐसे हो जो कि सर्विस दे रहे हैं, विच आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, एंड देयर मे बी अ चांस दैट अदर कंप्यूटर्स आर यूजिंग देयर सर्विसेज। तो जो सर्विस दे रहा है, द कंप्यूटर or a device that is providing the service, that is known as the server, and the system or computer that is using the services, that is client। ठीक है। तो जनरली कंप्यूटर लैब में या कई बार जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो सर्वर क्लाइंट स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाई जाती है। सर्वर क्लाइंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपने एक सर्वर बना दिया और बाकी क्या बना दिए, क्लाइंट बना दिया। जैसे ये मेरे पास क्या हो गया, सर्वर हो गया, और ये क्या हो गया, हमारे पास क्लाइंट हो गया। सपोज दिस इज क्लाइंट 1 2 3 4। तो जो सर्वर होगा वो क्या करेगा, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और क्लाइंट क्या होंगे, उन सर्विसेज को यूज़ करेंगे। अब डिफरेंट टाइप की सर्विस प्रोवाइड करने पर उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे हम कहेंगे वेब सर्वर। वेब सर्वर हम किसको कहेंगे, जो कि वेब सर्विस प्रोवाइड करेगा। वेब सर्वर किसको कहेंगे, जो कि वेब सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ईमेल सर्वर कह सकते हैं। ईमेल सर्वर किसको कहेंगे, जो कि ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करेगा। एफटीपी सर्वर, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी सर्वर किसको कहेंगे, जो कि फाइल ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से क्लाइंट में अगर वेब सर्विस को यूज़ कर रहा है कोई क्लाइंट, तो उसको क्या कहेंगे, वेब क्लाइंट कहेंगे। ठीक, अगर ईमेल की सर्विस को जो क्लाइंट यूज़ कर रहा है उसको ईमेल क्लाइंट कहेंगे। एफटीपी की सर्विस को जो यूज़ कर रहा है दैट इज एफटीपी क्लाइंट कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सर्वर क्लाइंट। Similarly, there is one term that is network interface unit, that is NIU. What is this? अब देखिए, जब भी किसी डिवाइस को या कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट होना है तो वो कनेक्ट किसी न किसी के थ्रू होगा, मतलब या तो केबल के थ्रू कनेक्ट होगा या वायरलेसली यूज़ होगा, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, किसी न किसी मीडियम के थ्रू वो कनेक्ट होगा। तो वो जो कनेक्ट होगा, तो जो आपका सिस्टम होगा, जैसे मान लो यही हमारा कंप्यूटर सिस्टम है या डिवाइस है, तो उस डिवाइस का जो इंटरफेस है, जो उसका पोर्ट है जहाँ पर वो केबल लगेगी या वो वाईफाई के थ्रू, तो जो इंटरफेस उसको वो कनेक्टिविटी देगा, दैट इज योर इंटरफेस, दैट इज योर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, राइट। A network interface unit is an interpreter that helps in establishing communication between the server and the client। तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, और केबल के थ्रू भी मैं कौन सी केबल के थ्रू, लेन केबल के थ्रू सपोज कनेक्ट कर रहा हूँ। ये भी एक तरीका है, लेन केबल के थ्रू। तो जनरली लेन केबल यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क केबल। तो जो लेन केबल होती है, जब आप लेन केबल से कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसमें लेन पोर्ट होगा। सीपीयू में क्या होगा, पीछे की तरफ ऐसे एक पोर्ट होगा, उस पोर्ट में आप उस केबल को इंसर्ट करेंगे। तो वो जो पोर्ट है उसको हम क्या कहेंगे, एनआईयू यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। ठीक है। इसी तरीके से अगर वाईफाई के थ्रू करेंगे तो वाईफाई का कोई पोर्ट होगा, टेलीफोन केबल के थ्रू करेंगे तो उसका कोई पोर्ट होगा। सो वो जो पोर्ट है जो कनेक्टिविटी दे रहा है, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सिमिलरली देखिए, आईपी एड्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, जिस भी मीडियम से वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा नेटवर्क है और ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट हुआ है, तो हमेशा कोई भी डिवाइस जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उस डिवाइस को दो तरीके के एड्रेस असाइन होते हैं। वन इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस एंड वन इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। व्हाट इज दिस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब ऐसा एड्रेस जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो कि मशीन के लिए, हर मशीन के लिए, हर डिवाइस के लिए यूनिक होगा, दैट इज फिजिकल एड्रेस। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक एड्रेस। व्हाट इज दिस, मैक एड्रेस। मैक मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिजिकल एड्रेस। 48 बिट का ये एक एड्रेस होगा, ठीक है, जो कि फिक्स होगा। और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस तो डिवाइस का कांस्टेंट हुआ, वो तो पहले से उसके पास होता ही है, लेकिन जब डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो नेटवर्क उसको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, दैट इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस, राइट। तो जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो उसको एक एड्रेस असाइन हुआ, दैट इज आईपी एड्रेस। आईपी की यहाँ पर फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो इंटरनेट, ये जो आईपी एड्रेस होगा, ये क्या होगा, हर एक डिवाइस का यूनिक होगा। जैसे किसी नेटवर्क पे मान लो 10 डिवाइस आपस में कनेक्ट है, तो 10 के जो आईपी एड्रेस होंगे वो अलग अलग होंगे।
ठीक है। आईपी एड्रेस के भी दो वर्जन आते हैं बच्चों, IPv4 और IPv6। IPv4 IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। IPv4 में 32 बिट का आईपी एड्रेस होगा, IPv6 में 128 बिट का आईपी एड्रेस होता है। 32 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है वो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखता है जैसे 192.168.22.1 लाइक दिस, ओके। और 168 बिट का आईपी एड्रेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आईपी एड्रेस जो इसकी लिमिट थी वर्जन 4 की वो एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि कई सारे वेबसाइट बन गए, हर वेबसाइट का भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, डिवाइसेस के यूनिक आईपी एड्रेस होते हैं, तो ये एग्जॉस्ट हो गई इसकी लिमिट, तो इसका वर्जन बढ़ाकर इसको एक्सटेंड किया गया। So each machine on TCP/IP network has a unique identifying number that is called IP address. Okay, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो देखिए सिस्टम में जब भी आप आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, जैसे इंटरनेट से ही कनेक्ट किया है, जैसे ये मेरा कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्टेड है, वाईफाई के थ्रू ये कनेक्टेड है, तो ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग। अब जैसे मैं देखना चाहता हूँ इसका क्या आईपी एड्रेस है, स्टेटस पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, चेंज एडेप्टर, ये देखिए वाईफाई से कनेक्टेड है, इस पर आप राइट क्लिक करें, स्टेटस पे जाएं, तो आप देखेंगे ये IPv4 IPv6 दोनों से ये कनेक्टेड है। इसकी डिटेल्स देखते हैं, ये देखिए, तो IPv4 डिफॉल्ट गेटवे, ये देखिए इसको आईपी एड्रेस असाइन हो रहा है, दीज आर द आईपी एड्रेसेस। IPv4 का जो आईपी एड्रेस है इसका 192.168.43.243। इसी तरीके से इसका एक मैक एड्रेस भी होगा। देखिए ये जो फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है दिस इज मैक एड्रेस, ठीक है, ये हमारा यूनिक होगा, ठीक है, ये डिवाइस के लिए होगा। सो लाइक दिस यू कैन सी द आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस ऑफ अ सिस्टम। देखिए डोमेन नेम किसको कहेंगे, डोमेन नेम किसको कहेंगे, जो हमारी वेबसाइट होती है, ठीक है, जैसे मैं कहूँगा www.google.com, तो देखिए ये वेबसाइट कोई न कोई कंप्यूटर इसको होस्ट कर रहा होगा, मतलब इस वेबसाइट के जो कंटेंट होंगे वो किसी न किसी कंप्यूटर पे स्टोर होंगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट के जो नाम होती है दिस इज नोन एज डोमेन नेम, ठीक है। इट्स अ वे टू आइडेंटिफाई और लोकेट द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट मस्ट बी यूनिक, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर हम तो इसको वेबसाइट का नाम कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये क्या होता है, एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट जिस कंप्यूटर पे होस्ट हो रही है, जब आप www.google.com लिखते हैं तो ये वेबसाइट जिस कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, जहाँ से ये होस्ट हो रही है, उस कंप्यूटर से आप सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं। सो ऑब्वियसली ये आपकी डोमेन होगी, हर एक डोमेन के कोरस्पॉन्ड में एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो जब आप ये वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो उसके कोरस्पॉन्ड में जो आईपी एड्रेस होगा वो उस आईपी एड्रेस के कंप्यूटर को नेटवर्क सर्च करता है और फिर आपको उसके साथ कनेक्ट कर देता है। नाउ देयर इज अ टर्म सेंडर, तो जब आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा दैट इज योर सेंडर, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा दैट इज योर रिसीवर, जो डेटा आप भेजेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आप भेजेंगे, जिसको आप ब्रॉडकास्ट करेंगे दैट इज योर मैसेज। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा, जिसके थ्रू हम सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वायरलेस हो, वो आपका मीडियम जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रोटोकॉल, देखिए प्रोटोकॉल टर्म कई बार यूज होती है। सो प्रोटोकॉल सिंपली मीन्स द रूल्स विच रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर पे क्या होता है, हर काम को करने का एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है। सो प्रोटोकॉल सिंपली मीन्स द सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू काम हो रहा है। जैसे हम वेबसाइट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, HTTP, राइट। तो HTTP भी क्या है, एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरीके से कई सारे प्रोटोकॉल है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP/IP ये भी एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हर काम के लिए अलग अलग यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल मीन्स द रूल्स बाय विच वी आर डूइंग द थिंग्स, ठीक है। तो कंप्यूटर पे जैसे HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है, वेब पेज को डिस्प्ले करना, उसको रिसीव करना, उसकी रिक्वेस्ट को सेंड करना, ये काम करेगा। SMTP क्या करेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल सर्वर से आपको कनेक्ट करेगा। TCP/IP आपको नेटवर्क बनाने के काम करेगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो हर प्रोटोकॉल का डिफरेंट यूज है, ठीक है। तो जितना डिटेल में जाएंगे उतना ही डीप में आप इनमें जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क, जो आप नेटवर्क बना रहे हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो चार तरीके का नेटवर्क हो सकता है। वन इज कॉल्ड लेन,
वन इज कॉल्ड पेन, मेन एंड वेन। ठीक है, सो सिंपल सी है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर आपका जो नेटवर्क बनाया है, जो आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, वो अगर विद इन द स्कूल, विद इन द ऑफिस या एक लिमिटेड एरिया में आपने किया है, दैट इज योर लैन। सो लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड एरिया, दैट माइट बी ए स्कूल, ऑफिस एंड समथिंग लाइक दिस। तो पूरी एक बिल्डिंग में, मतलब विद इन द 1-2 किलोमीटर मैक्सिमम पूरा आपने कैंपस में कनेक्ट किया है, दैट इज योर लोकल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होगा, जो कि आपने पर्सनल, जैसे मान लो आपने आपके खुद के कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट किया या उसको मोबाइल से कनेक्ट किया, मोबाइल को वाईफाई से किया, आपस में 2 मोबाइल को किया, तो आपने पर्सनल एक नेटवर्क बनाया अपना, दैट इज योर पर्सनल नेटवर्क। ये इसकी रेंज काफ़ी छोटी होगी। सो इट्स अ नेटवर्क दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल वर्क स्पेस, इंडिविजुअल डिवाइस इज द सेंटर ऑफ द नेटवर्क विद अदर डिवाइसेज कनेक्टेड टू इट, देयर इज ऑल्सो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए वाइड एरिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आना चाहिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अगर आपने जो आपका लेंथ था, तो लेंथ तो क्या था कि आपने विद इन द कैंपस, विद इन द बिल्डिंग, विद इन द स्कूल आपने नेटवर्क किया है, लेकिन आपका नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, पूरा आपका जो सिटी है, ठीक है, 10-20 किलोमीटर तक आप उस नेटवर्क को आपने बनाया, तो जो आपके कंप्यूटर है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन द सिटी, तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ लैन। So metropolitan area network are network that stretch across a region the size of metropolitan area, right? So it's a series of connected lane in a city which might also connected to a main. So ठीक है, so in a city. तो ये देखिए, और फिर इसका फर्दर एक्सटेंशन करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अगर आपका नेटवर्क ऐसा है कि जिसमें जो कंप्यूटर है वो पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा लार्जर जियोग्राफिकल एरिया में आपकी कनेक्टिविटी है। So it's a radius of more than a kilometer. So this is known as wide area network. तो देखिए इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं पेन क्या होगा, जो कि उसकी रेंज क्या होगी, सिर्फ स्क्वायर मीटर में होगी। उसके ऊपर हम चलते हैं लेन में। लेन क्या होगा, 10 मीटर, 100 मीटर और ऑब्वियसली अप टू 1 किलोमीटर विद इन द रूम, बिल्डिंग या कैंपस में है। मेन क्या होगा, जो कि विद इन द सिटी है, लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में जा रहा है। वेन क्या होगा, जो कि 100 किलोमीटर इसके ऊपर हो रहा है, मतलब विद इन द कंट्री, कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इस डायग्राम की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो बिल्डिंग है, इनके अंदर जो नेटवर्क बना हुआ है वो पूरा आपका लेन के थ्रू है। फिर आप आगे चले गए, ये कई सारी बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो गई, मेन हो गई, और फिर पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो गया, दैट इज आपका क्या हो गया, वेन हो गया। सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ नेटवर्क, दैट इज पेन, लैन, मेन एंड देन वेन। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं। यहाँ पर जो टाइप के नेटवर्क हमने बांटे हैं वो उनके एरिया के हिसाब से बांटा है कि कितना एरिया वो नेटवर्क ले रहा है। ओके, नाउ लेट टॉक अबाउट द डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। तो जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो कौन कौन से डिवाइसेस की हमको रिक्वायरमेंट होगी, तो उनमें से एक डिवाइस हमारा है मोडेम, राइट। तो देखिए जो मोडेम जो टर्म है, ये 2 टर्म से मिलकर बनी हुई है। मोडेम दैट इज मोम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर and DM stand for demodulator. Okay, it's modulator and demodulator. तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका कोई कंप्यूटर है और कंप्यूटर को आप क्या करते हैं, किसी टेलीफोन लाइन से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, थ्रू टेलीफोन लाइंस कनेक्ट कर रहे हैं, तो टेलीफोन लाइन में क्या होगा, एनालॉग सिग्नल होगा। ठीक है, जबकि कंप्यूटर पे जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, हमारा डिजिटल सिग्नल होता है। तो अगर कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए, और वापस जब डेटा रिसीव होगा तो एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोडेम को यूज़ करते हैं। सो मोडेम का काम क्या है, मोडेम इज़ बेसिकली यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर थ्रू द टेलीफोन लाइन्स, एंड इट्स मेन वर्क इज टू कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ओके, सो मॉड्यूलेट, और जो आपका ये जो टर्म है मॉड्यूलेट, कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग। तो डिजिटल से अगर एनालॉग हो रहा है दैट इज मॉड्यूलेशन, और इसका जो रिवर्स होगा डीमॉड्यूलेशन, मीन्स एनालॉग से वापस जब डिजिटल कर रहा है दैट इज योर डीमॉड्यूलेशन। सो दिस इज द वर्क ऑफ दिस मोडेम। हब देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा डिवाइस है। तो जब भी आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है और लैन के थ्रू अगर आपको कनेक्ट करना है तो देखिए इस तरीके का ये मोडेम होता है, सॉरी हब होगा। सो हब क्या करेगा, मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज है। हब इज ए ब्रॉडकास्ट डिवाइस विच कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। तो अब देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर 5 कंप्यूटर है,
तो मैं क्या करूँगा, एक लेन केबल बनाऊंगा, इस लेन केबल को एक इस कंप्यूटर पे कनेक्ट करूँगा, एक को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। इस तरीके से एक को इस पे कनेक्ट करूँगा और एक को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। इसको इसमें किया, एक को यहाँ पर किया। तो देखिए ये 3 जो कंप्यूटर है मेरे पास 1 2 3, इनको आपस में कनेक्ट नहीं करना है, इनको हब के थ्रू कनेक्ट करना है। तो अगर 3 नंबर वाले को 1 के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो ऐसे घूम के जाएगा डेटा। इसी तरीके से 2 को 3 के साथ करना है तो ऐसे घूम के जाएगा। तो ये इस तरीके से आप हब या स्विच यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग साइज़ में ये आते हैं, जैसे ये देखें तो इसमें कितने पोर्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहेंगे 8 पोर्ट हब है ये। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ 8 पोर्ट हब। अगर आपको नेटवर्क ज़्यादा बनाना है तो 16 पोर्ट हब भी आता है, 32 पोर्ट हब भी आता है, 64 पोर्ट हब भी आता है। तो ये अलग अलग साइज़ के आते हैं, जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी कॉस्ट इसकी बढ़ती जाएगी। ओके, लेकिन इसके साथ एक परेशानी है कि उसकी हब जो होता है वो सिंपल स्विचिंग, मतलब इसको सिंपल कनेक्ट करने के काम में आता है। तो ये आपके नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल नहीं करता, मतलब इसमें फिल्टरिंग का काम नहीं होता। तो अगर जैसे इसकी साथ दिक्कत क्या है कि जैसे थर्ड जो कंप्यूटर है इसने कोई मैसेज भेजा है, इसने कोई मैसेज सेंड किया, तो वो क्या करेगा, जैसे इस पोर्ट पे उसका मैसेज आया तो ये जो हब क्या करेगा, इस मैसेज को सारे बाकी कंप्यूटर पे सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे मान लो थर्ड वाले कंप्यूटर को 1 वाले पे कोई मैसेज भेजना है, तो ऐसा नहीं है कि थर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये हब सिर्फ 1 को ही उसको देगा, नहीं, वो क्या करेगा, सबको भेजेगा, बाकी जितने भी कनेक्ट है ब्रॉडकास्ट करेगा उसको। फिर जिसको उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो इसमें फिल्टरिंग का काम नहीं है। तो इससे नुकसान क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक है, जैसे 2 नंबर वाले को नहीं चाहिए लेकिन फिर भी उसको डेटा मिलेगा, तो नेटवर्क का जो ट्रैफिक होगा वो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है दैट इज स्विच। तो स्विच को यूज़ करते हैं। तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। तो वो उसमें ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, तो वो क्या करता है, जैसे थर्ड को 1 पे भेजना है तो 1 के पास ही आएगा, तो वो वहाँ पर फिल्टर करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है, जिसके पास उसको भेजना है बस उसी को वो भेजेगा। ओके, सो लेट्स सी अबाउट द स्विच। तो स्विच भी कुछ इसी तरीके का हमें दिखेगा। So switch is a type of hub, but it contain a filter which filter the data before sending it. It is directed to the intended node only. ठीक है, so it is also known as intelligent hub. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि जैसे ये 3 आपके पास कंप्यूटर है, तो ये आपने अगर कनेक्ट किए हुए हब के थ्रू, तो अगर थर्ड को अगर 1 के पास डेटा भेजना है तो वो सिर्फ 1 के पास ही जाएगा, बाकी कंप्यूटर के पास वो नहीं जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्विच। सो डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच इज, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। हब क्या होगा, दोनों जो है वो 1 to many कनेक्शन के लिए यूज आएंगे। बोथ आर यूज फॉर 1 to many कनेक्शन, बोथ आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर, बट द डिफरेंस इज द हब इज ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज while switch is not broadcasting. hub cannot filter while switch can filter. ठीक है, हब के अंदर जो नेटवर्क ट्रैफिक होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि स्विच के अंदर नेटवर्क ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि ये जो आपके डेटा है उसको फिल्टर करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता। सो लेट टॉक अबाउट द रिपीटर। रिपीटर क्या होगा, जब कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज को जब हम भेजते हैं सेंडर से रिसीवर तक वो पहुंचता है, तो अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो जो मैसेज होता है उसका जो सिग्नल होता है वो वहाँ पर लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो अगर उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को आपको इंक्रीज करना है देन वी कैन यूज द रिपीटर। सो इट इज़ अ डिवाइस विच एक्सेप्ट द वीक सिग्नल एंड एम्पलीफाई द सिग्नल फॉर फर्दर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सिग्नल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्पलीफायर। सो इस तरीके का ये जो रिपीटर है, ये डिवाइस आपको दिखेगा। सो रिपीटर में अगर कोई वीक सिग्नल देंगे तो रीजनरेटेड स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिलेगा। लेट टॉक अबाउट दिस गेटवे। ठीक है, देखिए गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। जब आपका जो सिस्टम है या आपका जो नेटवर्क है, उस 2 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को आपको कनेक्ट करना है। देखिए जैसे मान लो एक नेटवर्क ये है, ये पूरा एक नेटवर्क है जिसमें क्या है, एक हब या स्विच लगा है, उससे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, ये आपका सर्वर है। और एक नेटवर्क पूरा क्या है मेरे पास, ये नेटवर्क। अब अगर ये दोनों नेटवर्क डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे मान लो ये हो सकता है आपका लैन का नेटवर्क हो, ये कुछ वायरलेस नेटवर्क हो, कुछ अलग टेक्नोलॉजी हो, तो अगर डिफरेंट टाइप के नेटवर्क है उनको अगर आपको कनेक्ट करना है देन वी हैव टू यूज दिस गेटवे। सो गेटवे इज यूज, अगर 2 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के डिफरेंट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उनमें यूज हो रहे हैं, देन वी नीड अ गेटवे टू कनेक्ट बोथ दिस नेटवर्क। So when 2 or more network use different hardware and software, then gateway is used to set coordination between them. It converts one network language into the another network language so that they can communicate. So this is the use of gateway. Let's talk about this
router. So router is also a network device. सो राउटर क्या करता है, राउटर भी एक तरीके से स्विच या हब के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा काम होता है। ये क्या करता है, जो आपका मैसेज आता है उसकी रूटिंग भी करता है, उसकी राउटिंग भी करता है। सो राउटिंग करने का मतलब क्या है, जैसे जैसे मान लो ये मेरे पास एक राउटर है, यहाँ से कोई मैसेज आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, उसमें कई सारे कंप्यूटर हैं और यहाँ पर इसका रिसीवर है। तो अब जो मैसेज इसको मिल रहा है, उस मैसेज को क्या करना है, इसके पास भेजना है। लेकिन इसके पास भेजना है तो इसके अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता ये हो सकता है, एक रास्ता ये हो सकता है, एक रास्ता ये हो सकता है, डिफरेंट टाइप के वेज हैं। तो ये राउटर यहाँ पर क्या कर सकता है, ये डिसाइड कर सकता है कि किस वे से इस मैसेज को मुझे भेजना है, उसकी रूटिंग डिसाइड कर सकता है, उसका रूट डिसाइड कर सकता है, ठीक है। कौन सा रूट वो फॉलो करे कि ताकि वो मैसेज जल्दी पहुँचे और उसमें ट्रैफिक भी कम हो, ठीक है। सो राउटर इज ऑल्सो नेटवर्क डिवाइस विच सेंड डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन। इट टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर दिस। ओके, जैसा मैंने बताया, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिससे जल्दी वो मैसेज पहुंचेगा। और ये क्या करता है, OSI की जो मॉडल है उस पर नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। सो इस तरीके से आप राउटर को यूज़ कर सकते हैं, तो ये और ज़्यादा बेटर एक डिवाइस है। So this is about the different network devices. Now let's talk about the network topologies. This is the fourth point. तो देखिए मेरे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स थे, उनको मुझे आपस में कनेक्ट करना था, लेकिन वो जो मैं कनेक्ट करूंगा तो कनेक्ट करने के कौन सा मेथड मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 4 कंप्यूटर है, सपोज ये 4 कंप्यूटर, इनको मुझे आपस में कनेक्ट करना है। एक तरीका तो क्या हो सकता है, इससे मैं केबल निकालूँ, इससे कनेक्ट कर दूँ, एक इसको कनेक्ट कर दूँ, इसको कनेक्ट कर दूँ, ये एक तरीका है। या फिर क्या तरीका है, ये मेरे पास 4 कंप्यूटर है, मैं एक हब या स्विच लाऊं, यहाँ पर हब स्विच रखूं और चारों कंप्यूटर को उससे कनेक्ट करूं। एक हो सकता है कि मैं एक सिंगल वायर रखूं और उससे इन सबको कंप्यूटर, इन सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दूं। मतलब अलग अलग वेज मेरे पास है जिन वेज के थ्रू मैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो वेज हैं, जो मेथड है आपका, जिस मेथड के थ्रू कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हर टोपोलॉजी, हर जो आप मेथड यूज़ करेंगे, हर मेथड के अलग एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज होंगे, या वो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग बेस्ट टोपोलॉजीज होंगी। सो टर्म टोपोलॉजी डिफाइंस द ज्योग्राफिकल, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। क्या उनका अरेंजमेंट आप कर रहे हैं। सो टोपोलॉजी इज अ वे इन विच द वेरियस नोड्स और कंप्यूटर आर लिंक टुगेदर। किस वे में हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे कंप्यूटर लैब के लिए आप टोपोलॉजी अलग होगी, अगर आप कोई दूसरे तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे तो उसकी टोपोलॉजी, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको बेस्ट टोपोलॉजी सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और जो टोपोलॉजी आप सेलेक्ट करेंगे उसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। कॉस्ट एक फैक्टर है, रिलायबिलिटी एक फैक्टर है, स्केलेबिलिटी एक फैक्टर है। स्केलेबिलिटी मतलब जो आपने एक बार जैसे 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, अब जैसे एक 5वां कंप्यूटर आ रहा है, उसको स्केल करना है, उसको बढ़ाना है, तो आप वो जो टोपोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ये आसान है कि नहीं है। बैंडविड्थ कैपेसिटी, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग, डिले इन राउटिंग। ऐसा तो नहीं कि आपने टोपोलॉजी ऐसी बना दी जिसमें राउटिंग करना ही मुश्किल है, मतलब मैसेज को उसका जो शॉर्टेस्ट रूट पता करना मुश्किल है, ट्रैफिक उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे टोपोलॉजीज़ को सिलेक्ट करने में। कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ हमारे पास है, देखिए टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़। देखिए इतनी सारी टोपोलॉजीज़ है, बस, रिंग, स्टार, मेश, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। लेकिन इनमें से जो हमारे सिलेबस में है वो है बस टोपोलॉजी हमारे सिलेबस में है, स्टार टोपोलॉजी हम पढ़ेंगे, मेश टोपोलॉजी हम पढ़ेंगे और ट्री टोपोलॉजी पढ़ेंगे। रिंग टोपोलॉजी सिलेबस में नहीं है और हाइब्रिड टोपोलॉजी भी सिलेबस में नहीं है। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज बस टोपोलॉजी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एक आपके पास सिंगल केबल होगी, सिंगल केबल या वायर होगा, ठीक है। उसी से जो आपके कंप्यूटर्स हैं, सारे जो आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो सारे उसी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो टोपोलॉजी होगी दैट इज बस टोपोलॉजी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो इसका एग्जांपल हम बात करें तो जैसे घर पे जो हमारे नल का जो कनेक्शन आता है, वाटर पाइप जो होते हैं, तो एक मेन पाइप होता है, उस मेन पाइप से क्या होता है, घर पे डिफरेंट जो हाउसेज होते हैं उनको उसी से कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है। सो ये एक तरीके से एग्जाम्पल हुआ हमारा बस टोपोलॉजी का। अब फिजिकल बस, इसको क्या कहेंगे, मेन बस है आपकी, इसको बस कहेंगे। और बस क्या होगी, ये कहीं पर ख़त्म भी होगी तो इसका एक टर्मिनेटर भी होगा, ठीक है, और कहीं से ये स्टार्ट भी होगी। द फिजिकल बस नेटवर्क टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क डिज़ाइन। इट कंसिस्ट ऑफ वन कंटिन्यूस लेंथ ऑफ केबल दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क।
अ टर्मिनेटिंग रजिस्टर, इसको टर्मिनेटर कहेंगे, एट ईच एंड दैट ऑब्जर्व द सिग्नल व्हेन इट रीचेस टू द एंड ऑफ द लाइन। जब लाइन पे पहुंच जाएगा तो सिग्नल हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। हर टोपोलॉजी के हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। क्या इसका एडवांटेज होगा? एडवांटेजेस, इट यूजेज एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू इंस्टॉल एंड यूज़ फॉर स्मॉल नेटवर्क। अगर छोटा नेटवर्क है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेस मीडिया चाहिए, ठीक है, दूसरी टोपोलॉजीज की कंपेरिजन। इसमें देखिए अगर कोई एक नोड खराब हो गया तो बाकी आपका नेटवर्क खराब नहीं होगा। जैसे ये कंप्यूटर खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये काम नहीं करेगा, बाकी तो आपका काम करेगा ही करेगा। बस इसमें दिक्कत ये कि अगर आपका जो मेन जो केबल है, जो बीच की जो आपकी केबल है, अगर वही खराब हो गई तो फिर नेटवर्क आपका पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। ये डिसएडवांटेज में इसके आएगा। कॉस्ट इज लेस देन एज ओनली वन मेन केबल इज रिक्वायर्ड, लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द केबल्स। एक्सपांशन इज ईजियर, अगर कोई नया नोड आता है तो आसानी से इस पर कनेक्ट होता जाएगा, तो इसको इसकी स्केलेबिलिटी काफ़ी आसान। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। देखिए डिसएडवांटेज जैसा मैंने बताया, अगर जो मेन सेंट्रल लाइन है वो फेल हो गई तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। डिफिकल्ट टू रिकॉन्फ़िगर, एक बार कॉन्फ़िगर हो गया, वापस अगर आपको दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करना है तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट रहेगा। एंड दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट व्हेन एवरीथिंग हैपन्स ऑन अ सिंगल मीडिया सेगमेंट। दिस कैन बी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस बिकॉज एनी ब्रेक इन द केबलिंग ब्रिंग द नेटवर्क, ठीक है, ये तो बात होगी, मेन जो आपकी लाइन है वही अगर खराब हो जाएगी। शेयरिंग अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल रिजल्ट इन स्लोअर एक्सेस रेट, ये हो सकता है। ओके, हायर नेटवर्क ट्रैफिक अगर आएगा तो चूंकि एक मेन केबल है वही सारा कंट्रोल करती है, तो फिर उसकी जो रेट, जो स्पीड है आपकी, वो कम हो सकती है। दिस इज अबाउट द बस टोपोलॉजी। नाउ लेट टॉक अबाउट द स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये मोस्ट सिंपल टोपोलॉजी है जो कि अधिकतर यूज़ होती है, और जनरली भी जो आपके कंप्यूटर लैब होती है या साइबर कैफ़े होते हैं, जो जनरल जहाँ पर कम कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पर स्टार टोपोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिंपल आप एक सेंट्रल हब यूज़ करते हैं, सेंट्रल हब या स्विच यूज़ करते हैं, और जो बाकी कंप्यूटर है सबको आप 1 to 1 कनेक्शन देके उससे आप आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल मीडियम है, तो एक स्टार टाइप से बन जाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज स्टार टोपोलॉजी। तो एक सेंट्रल नोड होगा, इसको सेंट्रल नोड कहेंगे, और बाकी जो नोड्स हैं वो सभी उसी से कनेक्ट होंगे। द फिजिकल स्टार टोपोलॉजी यूजेज ए सेंट्रल कंट्रोलिंग और हब, ओके, विद डेडिकेटेड लेग पॉइंटिंग टू ऑल द डायरेक्शन, each pointing like points of a star. So each network device has a dedicated point-to-point link to the central hub. Direct link होगा उसके पास. There is no direct link between these computers. तो आपस में जैसे ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट लिंक इनका कोई नहीं हो। अगर इस कंप्यूटर को इससे कम्युनिकेट करना है देन थ्रू द हब वो कम्युनिकेट करेगा। ओके, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। स्टार टोपोलॉजीज के क्या एडवांटेज हैं? इट्स ईजियर टू ऐड अ न्यू नोड। अगर कोई नया नोड ऐड करना है तो बड़ी आसानी से ऐड हो जाएगा। जैसे ये आपके पास आपका हब था या स्विच था और आपने मल्टीपल नोड्स को इससे कनेक्ट किया हुआ है, ये स्टार टोपोलॉजी में होता है। तो अगर कोई नया नोड आया तो सिंपल आप उससे एक केबल लीजिए, हब से कनेक्ट कर दीजिए तो ऐड हो जाएगा। एडिशन ऑफ न्यू नोड डज नॉट इंक्रीज कम्युनिकेशन डिले, वो कम्युनिकेशन डिले नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सबके लिए डेडिकेटेड लाइन्स। इफ एनी लोकल नोड और लिंक फेल द एंटायर सिस्टम डज नॉट कोलैप्स। तो देखिए अगर कोई एक नोड खराब हो गया, जैसे ये कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी नेटवर्क चलता रहेगा, या ये केबल खराब हो गई तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर उस नोड पे नहीं नेटवर्क काम करेगा, बाकी पे नेटवर्क हमारा आसानी से काम करेगा। ईजी टू फाइंड डिवाइस और केबल प्रॉब्लम, तो अगर जिस पे नेटवर्क नहीं आ रहा, जैसे इस पे नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फॉल्ट डिटेक्शन भी आसान है, मतलब इसी केबल में खराबी है। ओके, मीडिया फॉल्ट आर ऑटोमेटिकली आइसोलेटेड टू द फेल्ड सेगमेंट। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज वही है कि जो आपका सेंट्रल नोड है अगर यही फेल हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इफ सेंट्रल कंट्रोलर फेल्स देन एंटायर नेटवर्क कोलैप्स। और देखिए इसमें एक जो डिसएडवांटेज है वो केबलिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि आप हर एक जो नोड है उसके लिए सेपरेट केबल यूज़ कर रहे हैं, 1 to 1 लिंक यूज़ कर रहे हैं, तो चूँकि केबलिंग कॉस्ट जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी। और डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, क्योंकि केबल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस उस वही प्रॉब्लम आपको इसमें आ सकती है। दिस इज़ अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। नाउ लेट टॉक अबाउट द मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि सब कुछ आपने मैश कर दिया है, सारी टोपोलॉजी अगर आप मिक्स कर दें
तो जैसे अगर ये मेरे पास 5 नोड है, इनको मुझे कनेक्ट करना है, तो मैंने ये इस तरीके से भी कनेक्ट कर दिया, इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया, इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया, इसको इससे भी कर दिया, मतलब सारे कॉम्बिनेशन में आपने कनेक्टिविटी बना दी। तो अगर इस नोड को सिग्नल भेजना है तो वो ये रास्ता भी ले सकता है, ये रास्ता भी ले सकता है, ऐसे भी जा सकता है या ऐसे भी जा सकता है। तो मल्टीपल पाथ यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज मेश टोपोलॉजी। The mesh network topology use a redundant connection. Redundant means multiple connections between the node on the network, applying a fault tolerance strategy. Each node included in the network connected to the rest of the node. तो हर एक नोड जो है, जैसे मान लो ये नोड है, तो ये नोड बाकी सारे नोड से कनेक्ट होगा। देखिए ये इससे कनेक्ट हो रहा है, 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 इससे, मतलब हर एक नोड का बाकी नोड से डायरेक्ट लिंक होगा। ओके तो अगर कोई कैन कॉप अप विद द फेलियर ऑफ 1 और 2 सेगमेंट, तो अगर मान लो ये रास्ता इसको नहीं मिला, जैसे इसको मैसेज भेजना है, ये लिंक अगर ख़राब हो गया तो ऐसे घूम के जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या अल्टरनेट पाथ हमारे एग्जिस्ट करेंगे, तो नेटवर्क कोलैप्स हमारा नहीं करेगा। क्या एडवांटेज हो जाएंगे? इट्स रोबस्ट एज द फेलियर ऑफ 1 नोड डज नॉट कोलैप्स द एंटायर नेटवर्क, इफ 1 लिंक फेल द एंटायर सिस्टम कंटिन्यू टू वर्क। ठीक है, क्योंकि उसके अल्टरनेट पाथ एग्जिस्ट करते हैं। नो ट्रैफिक कंजक्शन प्रॉब्लम, ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल पाथ यहाँ पर है, एक रास्ता बिजी होगा तो दूसरे रास्ते से पहुँच जाएगा। डेडिकेटेड लिंक इंश्योर फास्टर ट्रांसमिशन विदाउट एनी डिले। डेडिकेटेड लिंक ऑल्सो इंश्योर द डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक्स फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ईजियर। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए केबलिंग कॉस्ट तो हाई है ही, क्योंकि कई सारे आप मल्टीपल अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं तो केबल आपको ज़्यादा चाहिए। Connecting each device to every other device in a network makes installation and reconfiguration difficult। क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपके पास 3 कंप्यूटर हैं, 3 डिवाइसेज है, तो हर एक का डायरेक्ट लिंक आपको इसमें देना है, मतलब हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे इसकी इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इस तरीके से इसकी इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसको इससे भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इससे भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, इसकी इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इससे, तो समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिकॉन्फ़िगरेशन करना मुश्किल है। सो दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। लेट्स टॉक अबाउट द ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा, कोई ट्री टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ट्री टाइप की स्ट्रक्चर मतलब मेन आपका रूट होगा, रूट की कुछ ब्रांचेस होंगी, तो उसके चाइल्ड नोड होंगे, फिर चाइल्ड नोड के फर्दर नोड्स होंगे। तो कुछ इस तरीके की हिरार्किकल स्ट्रक्चर आपकी ट्री टोपोलॉजी में होगी। तो एक सेंट्रल हब होगा, सेंट्रल हब से आपके सेकेंडरी हब होगा, फिर उन सेकेंडरी हब से आपके और कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, किसी भी लेवल तक ये जा सकती है। सो ट्री हिरार्किकल स्ट्रक्चर में इसको क्या कहेंगे, हम रूट कहेंगे, और ये क्या है, इसके चाइल्ड नोड होंगे, दीज आर द चाइल्ड, और ये चाइल्ड है तो इसका रूट ये होगा, ये इसका चाइल्ड होगा। ये लेवल 1 कहेंगे, दिस इज लेवल 2। तो ये अलग अलग कितनी नेस्टिंग लेवल पे ये जा सकती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। The type of topology in which a central root node, the top level of hierarchy में central root node होगा, it is connected to one or more other nodes at one level lower in the hierarchy। इसकी lower hierarchy में 1 या 2 या ज़्यादा भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकते हैं। सेकेंड लेवल होगा, इसी तरीके से नीचे की लेवल में और मल्टीपल नोड्स यहाँ पर होंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सपोर्ट सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, इट अलाउज मोर डिवाइसेस टू अटैच टू अ सिंगल सेंट्रल हब, कैन देयरफॉर इंक्रीज द डिस्टेंस अ सिग्नल कैन ट्रेवल बिटवीन द डिवाइसेस। It allows the network to isolate and prioritize communication from different computers. Computer attached to one secondary hub can given priority over the computer attached to the another. So काफ़ी एडवांटेज ये है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पाथ भी एग्जिस्ट करेंगे, एक रास्ता नहीं होगा तो दूसरे रास्ते से वो चला जाएगा, और पार्टीशनिंग यहाँ पर नेटवर्क की हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या? ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज। इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स देन द एंटायर सेगमेंट, अगर जो रूट नोड है वही ब्रेक हो गया तो फिर पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा। मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर वायर देन अदर टोपोलॉजी, हायर केबलिंग कॉस्ट होगी विद कंपेयर टू अदर्स। सो हमने यहाँ पर मेनली 5 टोपोलॉजी की बात की, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, मेश टोपोलॉजी हो गई, स्टार हो गई, और हमारी बस 4 टोपोलॉजी की हमने बात की है। और ये जो रिंग और हाइब्रिड है ये सिलेबस में नहीं है, तो इनको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ओके,
सो व्हाट इज इंटरनेट? देखिए ये टर्म हमने काफ़ी बार सुनी है, इंटरनेट। देखिए इंटरनेट जो टर्म है ये दो टर्म से मिलकर बनी है, वन इज कॉल्ड इंटर, वन इज कॉल्ड नेट। सो नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एंड इंटर स्टैंड फॉर जो कि वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंटर और इंट्रा ये दो टर्म आपने सुनी होगी, इंटर एंड वन इज कॉल्ड इंट्रा। सो इंट्रा टर्म इज बेसिकली यूज व्हेन वी इट बिकम्स लोकल, ठीक है, और इंटर टर्म यूज व्हेन इट इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ठीक है, चाहे स्टेट की बाउंड्री हो या कंट्री की बाउंड्री हो, मतलब वर्ल्ड वाइड हम मान सकते हैं। सो इंटरनेट को हम क्या कह सकते हैं इसके हिसाब से? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कह सकते हैं, द कंप्यूटर नेटवर्क विच स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर से जो कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। So internet is the latest technique of information broadcasting. It is basically a collection of computer network throughout the world. Okay, thousands of computers are connected to each other on this network. Generally computers are connected via telephone lines, मतलब जिसके थ्रू भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं। Other options are also there for by which computers get connected through the internet. तो आपको पता ही कि इंटरनेट को किस तरीके से कनेक्ट, टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी या मोबाइल्स के थ्रू भी या ब्रॉडबैंड के थ्रू, अलग अलग वेज हैं जिनके थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंपनी और गवर्नमेंट, और इंटरनेट किसी का नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी का है या किसी गवर्नमेंट का है। इट हैज सेवरल सर्वर्स विच आर रिलेटेड टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट कंपनीज विच कैन से दैट इंटरनेट इज अ मीडियम फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। इट इज़ एन ईजी एंड feasible medium to analysis any product at the international level. So it is a effective medium to publish various information like reports and articles. तो आप देखेंगे इंटरनेट क्या है, एक तरीके से ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओशियन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन वी कैन से। तो इंटरनेट में क्या है, 1000 करोड़ ऑफ वेबसाइट आर देयर, और आपको जो चीज़ उसमें सर्च करना है, जो आपको देखना है, सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में मिल जाती है। सो बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो देखेंगे व्हाट इज इंटरनेट इज द बिगेस्ट वैन, बिगेस्ट वैन, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए इंटरनेट में क्या होता है, चूंकि हम तो इंटरनेट का मतलब यही समझते हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करना, लेकिन देखिए कोई जो पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, वेबसाइट का मतलब एक कंप्यूटर से ही है, क्योंकि जब किसी वेबसाइट का एड्रेस आप आपके ब्राउज़र पे डालते हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिस पे भी हम डालते हैं, तो उस जो वेबसाइट का एड्रेस है वो एक कंप्यूटर को रेस्पेक्ट करता है, मतलब उससे वो कनेक्ट होता है। तो जो हमारा वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको मैंने कहा था, उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। दिस इज डोमेन। सो डोमेन क्या होगी, एक वेबसाइट का एड्रेस हो गया। जैसे google.com ये क्या होगी, एक डोमेन होगी। लेकिन अब google.com, www.google.com ये डोमेन होगी। अब जैसे इसी का पर्टिकुलर कोई एड्रेस हो गया, जैसे google.com डॉट करके कुछ है या इसके स्लैश करके कुछ है, तो ये क्या हो गया, पूरा एक एड्रेस हो गया जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर वेब पेज एक्सेस होगा, ठीक है। अभी आगे आपको देखेंगे वेबसाइट क्या होती है और वेब पेजेस क्या होते हैं। तो ये पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, URL कहेंगे। तो डोमेन तो क्या हो गया, सिंपल उस वेबसाइट का नाम क्या है। URL क्या हो गया, कंप्लीट एड्रेस हो गया जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर वेब पेज एक्सेस होगा। तो URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स locator. So URL is used to identify a website or web page. HTTP locator are used to access the distributed documents worldwide. So URL is used to specify any information on the internet. So URL मतलब complete address. What is URL? URL is a complete address. अब URL किस तरीके से दिखेगा देखिए, ओके देखिए जैसे यहाँ पर एक URL दिया हुआ है HTTP देन कोलन देन दिस स्लैश देन ये वेबसाइट का नाम, फिर उसका पोर्ट नंबर, फिर स्लैश, फिर कोई वेब पेज का नाम, फिर index.html। तो देखिए ये जो HTTP है ये क्या बता रहा है हमको, प्रोटोकॉल बता रहा है। ये जो वेबसाइट का ये क्या है, आपकी डोमेन है, मतलब ये कंप्यूटर का नेम बता रहा है जिसके थ्रू आपको कनेक्ट होना है। उस कंप्यूटर के कौन से पोर्ट में कनेक्ट होना है ये पोर्ट नंबर बता रहा है। कई बार ये पोर्ट नंबर ऑप्शनल होता है, नहीं भी दें तो काम हो जाएगा। और ये फिर उस कंप्यूटर के अंदर कौन से फाइल है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका पूरा पाथ यहाँ पर आ रहा है। तो URL में क्या होगा, आपका प्रोटोकॉल होगा HTTP, FTP या HTTPS, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये सिक्योर कनेक्शन के लिए यूज होता है जिसमें डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। होस्ट कंप्यूटर,
ठीक है, जैसे CBSE नोट, पोर्ट नंबर आपको बता दिया, पाथ मतलब जो डॉक्यूमेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका पूरा कंप्लीट पाथ क्या हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इंटरनेट के बारे में और फिर URL के बारे में। www क्या है, देखिए ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। www का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट की एक सर्विस है www। ठीक है, तो इंटरनेट में क्या है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो उसमें से एक क्या है कि वेबसाइट की उसमें सर्विस होती है, जिसमें 1000 करोड़ों वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस करते हैं। सो कॉमनली नोन एज वेब इज a information system where documents and other web resources are identified by the URL। so URL से क्या है, आप पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है कि हम इंटरनेट और जो www इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इंटरनेट इज ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। इंटरनेट का मतलब इंटर नेटवर्क मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो कि वर्ल्ड वाइड है उसको हम इंटरनेट कह रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस फाउंड ऑन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो योर वेब ब्राउजर यूजेस द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब। तो वेब क्या होगी, एक इंटरनेट की सर्विस होगी। तो www क्या, वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स दिस इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। सो इंटरनेट is a simple network which is spread worldwide। Now let's talk about the different application of internet। मतलब इंटरनेट से क्या क्या चीज़ें होती है। सो वैसे तो इंटरनेट की बहुत एप्लीकेशन है और आजकल कोई फील्ड ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर इंटरनेट यूज़ नहीं हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, वेब। वेब की जो सर्विस है ये दो वर्जन में अवेलेबल है, वेब 2.0 एंड वेब 3.0। वेब 2.0 की जो वेबसाइट है, दीज आर द वेबसाइट और एप्लीकेशन दैट मेक्स यूज ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट फॉर एंड यूजर। और मतलब यूजर जो कंटेंट बनाता है वही एंड यूजर को मिलता है। ये थोड़ा सा नई जनरेशन का वेब पेज होगा, वेबसाइट होगी। वेब 3.0 इज अ थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट सर्विस फॉर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दैट विल फोकस ऑन यूजिंग मशीन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टू प्रोवाइड अ डेटा ड्राइवन और सिमेंटिक्स वेब। सो जो आजकल डेटा की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो यूज़ हो रही है, ताकि मशीन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। सो अगर आप कुछ इस तरीके का कंटेंट है जिसमें मशीन लर्निंग की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात हो रही है, दैट इज वेब 3.0। ठीक है, ईमेल ये भी इंटरनेट की सर्विस है जो कि आप जानते हो। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो कॉमनली कॉल्ड ईमेल और ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस फ्रॉम एन ऑथर टू वन और मोर रिसिपेंट यूजिंग द इंटरनेट। ईमेल की सर्विस जैसे जीमेल, याहू, रेडिफ मेल ये सब हम यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल की सर्विस यूज़ करते हैं। चैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस ऑफ इंटरनेट। सो ऑनलाइन चैट का मतलब क्या है कि जब आप रियल टाइम पर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वाया टेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, वाया ऑडियो, वाया वीडियो हम बात कर रहे हैं, दैट इज चैट सर्विस। कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप कई सारे चैट प्रोग्राम्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। AOL इंस्टेंट मैसेंजर, कैम्पफायर, गूगल टॉक, इंटरनेट रिले चैट, IRC, लाइन के थ्रू, स्काइप के थ्रू, टॉक, वी चैट, व्हाट्सएप, याहू मैसेंजर जो अब नहीं चलता, टेलीग्राम, ये सारे कई हमारे पास टूल है जिसके थ्रू हम चैट कर सकते हैं। सो दिस इज I am talking about the different internet services। VoIP, this is also very interesting service। VoIP stand for Voice over IP। Voice over IP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म जरूर आप ध्यान रखें, ये पूछी जा सकती है। वॉइस ओवर IP, तो आपको पता होगा आजकल वॉइस ओवर IP होता है, जैसे हम व्हाट्सएप के थ्रू जो कॉल करते हैं तो वो क्या होता है, इंटरनेट को यूज़ करके हमारी कॉल जाती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेट का जो नेटवर्क है उसको यूज़ करके कोई कॉल हम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल हम कर रहे हैं या वॉइस कॉल हम कर रहे हैं, दैट इज़ VoIP। सो इट्स अ टाइप ऑफ इंटरनेट टेलीफोनी इन विच द इंटरनेट इज़ यूज टू मेक फोन कॉल और सेंड मैसेजेस, आइदर वन और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, स्काइप इसका एक एग्जाम्पल है, या व्हाट्सएप भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो दीज आर द 4 इंटरनेट सर्विसेज विच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस। इनके अलावा भी कई सारी है, लेकिन जो सिलेबस में है सिर्फ हमने यहाँ पर वही डिस्कस की है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो व्हाट इज़ वेबसाइट, व्हाट इज़ वेब पेज, इसकी बात करते हैं। सो व्हाट इज़ वेबसाइट, तो आपको पता ही कि इंटरनेट को मोस्टली वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस which are grouped together and usually contained together in a various ways
ऑफ्टन कॉल्ड वेबसाइट और सिंपली अ साइट। तो वेबसाइट क्या होगी, जैसे मान लो किसी स्कूल की वेबसाइट है, जैसे हर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है, जैसे है https://12.kvs.gov.in। तो ये क्या हुई, एक पर्टिकुलर वेबसाइट हुई। तो इसके अंदर क्या होगा, इस वेबसाइट के अंदर स्कूल से लेके कई सारी चीज़ें, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट एनरोलमेंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वेबसाइट के अंदर क्या होंगे, कई सारे वेब पेजेस होंगे, और वो वेब पेजेस क्या होंगे, आपस में इंटरलिंक होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे। जब एक वेब पेज पे जाएंगे, फिर उसमें कहीं आप क्लिक करेंगे तो दूसरे पे पहुंच जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो तीसरे पे पहुंच जाएंगे। इसको क्या कहा जाता है, हाइपर लिंक। व्हाट इज दिस, हाइपर लिंक। So what is website? Website which contain the various web pages which are connected with each other using the different hyperlinks. So web page क्या होगा, तो मेनली तो क्या हमको वेब पेज ही बनाना है। वेब, कई सारे वेब पेज बना दिए, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, एक वेबसाइट बन गई। सो वेब पेज क्या होगा, अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा। वेब ब्राउजर किसको कहेंगे, जैसे आपका फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी एप्लीकेशन जिसके थ्रू वेब पेज को हम डिस्प्ले करते हैं। तो फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, एप्पल सफारी, ये सब आपने यूज़ किए होंगे। तो ये वेब पेज को डिस्प्ले करने के काम में। और वेब पेज को अगर आपको बनाना है, सो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो उसमें यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज HTML। सो HTML की हेल्प से हम क्या करते हैं, वेब पेज को बनाते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल ये टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। अलग अलग टैग अलग अलग काम के लिए इसमें यूज़ होते हैं। अब देखिए, वेबसाइट आप हमने बना ली, फिर क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट को अगर आपको इंटरनेट पे होस्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, वेब सर्वर बनाएंगे। तो वेब सर्वर क्या होगा, एक कंप्यूटर होगा जो कि पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट करेगा। हो सकता है एक कंप्यूटर मल्टीपल वेबसाइट को भी होस्ट करे, लेकिन ऐसा कंप्यूटर जो वेबसाइट को होस्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, हम वेब सर्वर कहेंगे। और वेब क्लाइंट किसको कहेंगे, जो आपका वेब ब्राउजर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वेब क्लाइंट कहेंगे, जो कि वेबसाइट को डिस्प्ले करता है। बच्चों, दो तरीके की वेबसाइट हमारे पास हो सकती है, वन इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट, वन इज कॉल्ड डायनामिक वेबसाइट। ये भी सिलेबस में मेंशन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। स्टैटिक वेबसाइट, देखिए सिंपल सा मतलब है, वेबसाइट तो आपको पता है, जब हम वेब ब्राउजर में खोलते हैं तो वेबसाइट हमको नज़र आती है इस तरीके से। तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होगी, सिंपल सी बात है कि अगर जो कंटेंट आपको दिख रहा है वो कंटेंट क्या है, स्टैटिक है, कॉन्स्टेंट है। जब यूज़र चेंज कर रहा है बैकएंड पे, जिसने वो वेबसाइट बनाई वो कुछ चेंज कर रहा है, तब जाके आपको चेंज दिख रहा है। अदरवाइज वो वेबसाइट वैसी की वैसी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको स्टैटिक वेबसाइट कहेंगे। डायनामिक वेबसाइट में क्या होगा कि जो कंटेंट है वो अपने आप चेंज होगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। कुछ इस तरीके के टूल उसमें यूज़ किए जाएंगे जिससे कंटेंट चेंज होगा। जैसे मान लो आप क्रिकेट का स्कोर देख रहे हैं, तो वो स्कोर क्या हो रहा है, बार बार रिफ्रेश हो रहा है पेज, वो स्कोर चेंज हो रहा है। या वेदर के रिपोर्ट देख रहे हैं तो उसमें भी टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा है। तो आजकल कई डायनामिक वेबसाइट बनने लगी जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप को कनेक्ट करती हैं और अपडेट करती हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग, स्टैटिक विच इज़ कॉन्स्टेंट, डायनामिक विच इज़ चेंजिंग। Static website is one that has web pages stored in the server in the format that is sent to a client web browser। तो वो सर्वर पे स्टोर होगा, वही पेज क्लाइंट पे भेज दिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ वेबसाइट यूजुअली डिस्प्ले द सेम इंफॉर्मेशन टू द ऑल विजिटर, ठीक है। और डायनामिक का ये भी रहता है कि डायनामिक वेबसाइट ये भी हो सकती है कि यूज़र स्पेसिफिक हो। जैसे मान लो कोई यूज़र किसके प्रति इंटरेस्टेड है तो उसको वही पेज दिखे, जबकि दूसरे यूज़र को वही वेबसाइट कुछ दूसरे अंदाज में दिखे। तो उसकी इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर मशीन लर्निंग और नॉलेज बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ होने लगी है, तो वो भी डायनामिक वेबसाइट में आ सकता है। सिमिलर टू हैंडिंग आउट द प्रिंटेड ब्राउजर टू कस्टमर और क्लाइंट, a static website which generally provide consistent and standard information अप टू द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें मेनली दो कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होगी, दैट इज HTML और CSS यूज़ होगी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी याद कीजिए। HTML तो हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS होगी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। डायनेमिक वेबसाइट क्या होगी, ओके, डायनेमिक वेबसाइट इज वन दैट चेंज और कस्टमाइज इटसेल्फ फ्रीक्वेंटली और ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखिए, इसमें चूंकि आपको ऑटोमेटिक काम करना है, इसको चेंज करना है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन यूज़ होगी। CGI यूज़ होगी, जावा सर्वलेट यूज़ होगी, जावा सर्वर पेजेस यूज़ होंगे, एक्टिव सर्वर पेजेस भी यूज़ हो सकती है, कोल्ड फ्यूजन भी यूज़ हो सकती है, जो कि डायनेमिक वेबसाइट बनाने में काम आएगी।
होस्टिंग क्या होता है, देखिए जैसे वेबसाइट आपको बनानी है तो HTML का यूज़ करके आप कई सारे वेब पेज बना सकते हैं, लेकिन जब वेबसाइट बन गई तो उसको क्या करना है, हमको पब्लिक करना है। तो हमको एक कंप्यूटर चाहिए जिस कंप्यूटर पे वो वेबसाइट हमारी होस्ट होगी, ताकि जब कोई दूसरा उस वेबसाइट को देखना चाहेगा तो वो अपना हमारा जो डोमेन नेम है, हमारा URL है, वो डालेगा, हमारी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। सो वेबसाइट होस्टिंग करना मतलब उसको लाइव कर देना, उसको पब्लिक में दे देना, ताकि वो वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में देखी जा सके। होस्टिंग कह सकते हैं, वेबसाइट होस्टिंग कह सकते हैं, वेब होस्टिंग कह सकते हैं, वेब होस्टिंग हो सकती है। सो होस्टिंग इज द बिजनेस ऑफ हाउसिंग, सर्विंग एंड मेंटेनिंग फाइल्स फॉर वन और मोर वेबसाइट। ठीक है, तो अब देखिए हमारे लिए, जैसे मैंने खुद की वेबसाइट बनाई और मैं अपने ही कंप्यूटर पे अगर उसको होस्ट कर दूं, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो होस्ट कंप्यूटर होता है वो हमेशा 24 आवर्स उसको ऑन रखना पड़ता है, और भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है जो सेट करनी होती है। तो हम स्वयं वेबसाइट बना के अपने आप को होस्ट नहीं कर सकते, तो ये पूरा एक बिजनेस है। तो कई होस्टिंग कंपनीज हैं, उन पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करा सकते। तो जैसे GoDaddy है, उससे आप होस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस पे हो सकती है, वर्डप्रेस भी वेब होस्टिंग के लिए यूज़ होता है। सो ये होस्टिंग हम इस तरीके से करवा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। सो वेब ब्राउज़र सिंपली जो वेबसाइट जो हम डिस्प्ले करनी है, तो वो डिस्प्ले किसके थ्रू होगी, वेब ब्राउज़र के थ्रू होगी। तो वेब ब्राउज़र एक तरीके से क्या है, हमारा वेब क्लाइंट। क्या है, हमारा वेब क्लाइंट है जो कि वेबसाइट को डिस्प्ले करेगा। व्हाट इज वेब ब्राउज़र? कॉमनली रेफर एज ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब की इंफॉर्मेशन अगर एक्सेस करनी है, सो ऑब्वियसली वी नीड वेब ब्राउज़र। तो व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट, the web browser retrieve the necessary content from a web server, then displayed the page on the user device। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे वेब ब्राउज़र मतलब जैसे आपने गूगल क्रोम खोला और आपने क्या किया, यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखा www.google.com। तो ये जो वेब ब्राउज़र, तो जैसे ही आपने नाम लिखा, एंटर किया, मतलब ये वेब ब्राउज़र क्या करेगा, ये क्या है, वेब क्लाइंट है। तो ये क्या करेगा, इस डोमेन नेम का जो सर्वर होगा नेटवर्क पर, ठीक है, जैसे ये इसका सर्वर है, इसको क्या कहेंगे, वेब सर्वर है। ये वो सर्वर है जो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट कर रहा है। तो ये जो वेब ब्राउज़र है ये रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको भेजेगा, रिक्वेस्ट, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस यूज़र ने ये वेबसाइट एक्सेस करनी चाहिए। वेब सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और जो इसका वेब पेज है वो वापस वेब क्लाइंट को भेज देगा। तो फिर वेब क्लाइंट के पास जब इसका रिप्लाई आ जाएगा तो वो उस पेज को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो ये वेब ब्राउज़र का काम होता है, रिक्वेस्ट भेजना, फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्स आए उसको डिस्प्ले करना। तो वेब ब्राउज़र आर यूज अ रेंज ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग, हर एक के लिए आजकल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, सबके लिए वेब ब्राउज़र आने लगे। सबसे मोस्ट कॉमन जो ब्राउज़र है जो अभी चल रहा है दैट इज़ गूगल क्रोम, जो कि 64% ग्लोबल मार्केट का इसका शेयर है। इसके अलावा सफारी है सेकेंड नंबर पे, जो कि 18% शेयर लेता है, जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। बाकी जो वेब ब्राउज़र है जैसे मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, तो जनरल वेब ब्राउज़र है जो कि वेब ब्राउजिंग के लिए, वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। देखिए हम ब्राउज़र हम इंटरनेट में यूज़ करते हैं, वेबसाइट को देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ हमको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ब्राउज़र की कौन कौन सी सेटिंग है जो कि इम्पोर्टेंट है और जो काम आ सकती है, ठीक है। तो अलग अलग ब्राउज़र की हालांकि अलग अलग सेटिंग होती है, लेकिन मेन जो सेटिंग है डिपेंडिंग ऑन द ब्राउज़र, द मेनी में बी नेम्ड सेटिंग या ऑप्शन या प्रेफरेंस हो सकता है। जैसे गूगल क्रोम की बात करें तो सेटिंग का ही इसमें ऑप्शन होता है। जैसे क्या आप उसकी सेटिंग, ब्राउज़र की सेटिंग पे जाके कहीं काम कर सकते हैं। जैसे यूज़र कैन चेंज दियर होम पेज, डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चेंज कर सकते हैं, वेब पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी, प्राइवेसी सेटिंग, ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। तो देखिए जैसे ये क्रोम ब्राउज़र है, तो क्या करना है, इस ब्राउज़र की हमको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है, ठीक है। तो ब्राउज़र की सेटिंग से हम यहाँ पर काफ़ी काम कर सकते हैं। जैसे इसकी ऑटो फिल के जो इसमें पासवर्ड्स है वो आपको देखने हैं, तो यहाँ से ये पासवर्ड्स हमको दिख सकते हैं जो ऑटोमेटिक इसमें सेव होते हैं पासवर्ड। मेन चीज़ है जब गूगल क्रोम पे जब आप काम करते हैं, अगर आप पर्सनल कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके, लेकिन अगर पब्लिक कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं तो जो उसकी कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ और कैश, देखिए क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ये एक ऑप्शन होता है। अगर आप पब्लिक कंप्यूटर पे काम करें तो हमेशा अपना काम करने के बाद उसकी कुकीज़ और कैश को ज़रूर क्लियर करें।
कुकीज़ एक्चुअली क्या होता है कि जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं तो उसका पूरा डेटा कि कब आपने कौन सी वेबसाइट एक्सेस की, क्या यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो वो टेम्परेरी उस कंप्यूटर पे स्टोर हो जाती है। ओके, सो ये कुकीज़ हैं। जैसे यहाँ पर टाइम रेंज आ रही है, जैसे पूरे टाइम की कुकीज़ डिलीट करना चाहते हैं या लास्ट 24 आवर्स की। सो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो ये कुकीज़ को यहाँ से क्लियर डेटा पे क्लिक कर दें तो ये कुकीज़ डिलीट हो जाएंगी। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें कुकीज़ बनी रहे। अगर पर्सनल कंप्यूटर पे है तो हो सकता है आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखो कई सारी इसमें सिक्योरिटी सेटिंग है, आप किस तरीके का प्रोटेक्शन चाहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन है, इनहेंस प्रोटेक्शन है, नो प्रोटेक्शन है, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। देर आर वेरियस ऑप्शन टू थीम्स, यू कैन यूज़ द थीम्स, यू कैन सर्च इंजन कौन सा आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना, सर्च इंजन इन द एड्रेस बार। तो जैसे मैं यहाँ पर गूगल यूज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्ट जब हम यहीं पर लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल पे ही सर्च होता है। ठीक है, ये यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है। सो लाइक दिस देर आर वेरियस ऑप्शंस दैट वी कैन यूज़। लेट टॉक अबाउट द कुकीज़। सो कुकीज़ क्या होंगी, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम ब्राउज़ करते हैं तो जो टेम्परेरी हमारी जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है उस कंप्यूटर पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ब्राउजिंग कुकीज़ रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस वेबसाइट आर स्टोर्ड बाय द ब्राउज़र। सम ऑफ देम कंटेंट लॉगिन क्रेडेंशियल, ठीक है, और साइट प्रेफरेंस। However, others are used to tracking user behavior over long period of time. So browser typically provide setting for removing the cookies. तो अगर आप पब्लिक कंप्यूटर पे हैं तो कुकीज़ को क्लियर हमको ज़रूर करना है। एड-ऑन्स, प्लगइन और ब्राउज़र एक्सटेंशन, देखिए ये भी अभी नया टूल ये आया है। तो अगर आप गूगल क्रोम पे यूज़ करते हैं या और भी ब्राउज़र होते हैं तो वो ब्राउज़र एक्सटेंशन के ऑप्शन देते हैं। तो सिंपल अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो खुद की फ़ीचर्स है वही रहती है, लेकिन अगर ब्राउज़र की फ़ीचर्स को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ब्राउज़र एक्सटेंशन होते हैं कई सारे। सो ब्राउज़र एक्सटेंशन क्या होगा, स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी दैट एड्स अ कैपेसिटी और फंक्शनलिटी टू अ वेब ब्राउज़र। जो ब्राउज़र एक्सटेंशन है उसी को हम प्लगइन कहेंगे। सबका एक ही मतलब है, प्लगइन, एड-ऑन्स, ब्राउज़र एक्सटेंशन। अलग अलग ब्राउज़र अलग अलग टर्म को यूज़ कर रहा है। ब्राउज़र एक्सटेंशन जो HTML, CSS या जावा स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। किस तरीके से आपको काम करना है, जैसे मान लो ये गूगल क्रोम है, ठीक है, तो इसी की हम सेटिंग पे जाएंगे। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन, ठीक है, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करें तो देखिए ये एक्सटेंशन है जो कि मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। बाकी और कोई एक्सटेंशन आपको चाहिए तो यहाँ पर आप सर्च करें तो वो इंटरनेट पे सर्च हो जाएगा और फिर आप उस एक्सटेंशन को यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो ब्राउज़र की जो फीचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जिस्टिंग अगर जो एक्सटेंशन ऑलरेडी हैं उनको अगर हटाना है तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ब्राउज़र की फंक्शनलिटीज़ को बढ़ाना है तो एक्सटेंशन को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो सारा जो सिलेबस था हमारा वो सारा सिलेबस मैंने कवर किया है और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं इसमें डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।